हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। और आज अगेन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हूँ। करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो बात करने वाले हैं ना, वो हम बात करने वाले हैं आरबीआई के ऊपर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। वैसे तो देखिए, आरबीआई को ना नोडल एजेंसी माना जाता है, सब बहुत भरोसा करते हैं आरबीआई के ऊपर। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आरबीआई के अराउंड ही जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। क्रिएट क्या होने लगी है भाई, ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने एक ऐसा सर्कुलर लेकर के आया है सभी के लिए, मतलब जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए, जहां पर जब लोगों ने उस सर्कुलर को देखा ना, तो उसके बाद ना सिर्फ बैंक्स बल्कि जो जनरल पब्लिक है उनके भी मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होने लग गए। और इस चीज़ को लेकर के ना बहुत मेजर एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, जिसका फोकल पॉइंट सेंटर है आरबीआई। ठीक है, तो इसी सर्कुलर के बारे में, यही आरबीआई का कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हुआ ऐसा है कि 8 जून को आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला, और जिस सर्कुलर के अंदर बोला गया कि अगर कोई मतलब इसमें विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की गई। और बोला गया कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स जो होते हैं ना, देखो विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं बेसिकली, उनकी वजह से क्या होता है, वो यार बैंक से लोन ले लेते हैं लेकिन पैसे ही पे नहीं करते हैं। तो अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है ना, तो उसके साथ क्या किया जाएगा कि बैंक जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर लेगा और एक टेक्निकल राइट ऑफ कर देगा बैंक। और साथ ही साथ क्या हो सकता है ना, कुछ समय रुकने के बाद में उनको फ्रेश लोन्स भी इशू किए जा सकते हैं। किसको? विलफुल डिफॉल्टर को। पूरा विलफुल डिफॉल्टिंग होती क्या है, कौन करता है, किसको आप विलफुल डिफॉल्टर कहते हो, इस सब के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है आरबीआई का जो सर्कुलर है, वो बोला गया है कि आप कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हो, टेक्निकल राइट ऑफ कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट कैटेगराइज एज विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉड या विलफुल डिफॉल्टर वाले जो भी यहाँ पर आपको अकाउंट्स देखने को मिलेंगे या लोन्स देखने को मिलेंगे, उनको आप राइट ऑफ कर सकते हो या सेटलमेंट कर सकते हो। कि भाई सपोज मान लो 1 करोड़ का लोन लिया था, तो 50 लाख 60 लाख रुपए दे करके उसको सेटलमेंट करो। ये सारी चीज़ों की बात यहाँ पर आरबीआई ने करी है। ये तो चलिए हो गई सर्कुलर की बात कि सर्कुलर में क्या बोला गया। लेकिन अब ये भी तो जानना जरूरी है कि विलफुल डिफॉल्ट बेसिकली होती क्या चीज़ है, किसको आप विलफुल डिफॉल्टर कहते हो। तो देखो, विलफुल डिफॉल्टर का जो कंसेप्ट है ना, वो बेसिकली आरबीआई ने ही इंट्रोड्यूस किया था एक मास्टर सर्कुलर को इशू करके 2015 में। देखिए 2014 में जो है वो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उसके बाद से आरबीआई भी जो है ना वो उसने काफ़ी ज़्यादा कामों को बढ़ा दिया था। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक मास्टर सर्कुलर इशू किया 2015 के आसपास, जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है। क्योंकि उस समय ना प्रॉब्लम ऐसी होने लग गई थी इंडियन इकोनॉमी में कि आपको जो एनपीएज होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक बैंक जब लोन बांटता है, ठीक है, तो लोन बांटने के पास कितने % लोन में से रिकवरी हुई है और कितनों में रिकवरी नहीं हुई है, वो चीज़ को देखा जाता है। उसी को आप एनपीए कहते हो कि भाई मान लो हमने लोन बांट दिया लेकिन अब उससे कोई उम्मीद ही नहीं है कि पैसा वापस आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एनपीए कहते हो। तो यहीं पे ना विलफुल डिफॉल्टिंग का कंसेप्ट आ जाता है। तो और इसी विलफुल डिफॉल्टर्स जो है उनको एंटिटी दैट डू नॉट पे द मनी डिस्पाइट देयर एबिलिटी टू डू सो। ठीक है, तो यानी उनकी कैपेबिलिटी रहती है कि वो पैसा पटा सके। ऐसा भी नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, पूरा ही खत्म हो गया कि वो डिफॉल्टर हो गए और पैसे नहीं पटा सकते। वो बेसिकली विलफुल डिफॉल्ट करते हैं, यानी जानबूझ के पैसे हैं उनके पास लेकिन वो देना नहीं चाहते। ये होता है विलफुल डिफॉल्टिंग। इसके बारे में ना आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर निकाला था 2015 का, और उसी में इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि जो विलफुल डिफॉल्टर बेसिकली होंगे वो लोग आगे चल के बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से ना पैसे ले नहीं पाएंगे। ऐसा 2015 में एक सर्कुलर में बोल दिया गया था आरबीआई के द्वारा। लेकिन अब थोड़ा विस्तार में डिस्कस कर लेते हैं। यार देखो, विलफुल डिफॉल्टर व्हेन डज नॉट मीट हिज ऑब्लिगेशन इवन व्हेन ही कैन डू सो। सिंपल सी बात करते हैं। देखिए, 2 तरीके के लोग जो है ना वो पैसा लेते हैं। सबसे मतलब 2 तरीके के बेसिकली डिफॉल्टर्स होते हैं, है ना। एक तो भाई जनरल आदमी है कि सपोज मैंने कोई अपना घर बनाने के लिए पैसा लिया, लोन लिया हुआ है, तो लोन चल रहा है और उसकी मैं किस्त पटाते जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पे ऑब्लिगेशन है ना भाई कि मैंने बैंक से लोन लिया तो मुझे ईएमआई तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी क्या करता है कि यार जैसे भी मेहनत करता है ताकि वो एटलीस्ट अपने, सपोज अगर घर लिया हुआ है तो घर की ईएमआई पटा सके, अगर कार उसने लिए तो कार की ईएमआई पटा सके, जो मिडिल क्लास आदमी होता है। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर्स ऐसे लोग होते हैं, ये बेसिकली बड़े बिजनेसमैन और आप कॉर्पोरेट्स बोल सकते हो। ये लोग क्या करते हैं कि बैंक से ना ये लोग लोन ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो जो पैसा इन लोगों ने ले रखा है, अब उसके अगेंस्ट पे जो ईएमआई इन लोगों को पे करनी होती है बैंक को, भाई पैसा रिटर्न तो करना पड़ेगा, तो वो पैसा ये लोग रिटर्न नहीं करते। और ऐसा भी नहीं होता कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं नहीं पटा पा रहा हूँ। जैसे मान लो एक मिडिल क्लास आदमी है,
तो वो जो अपनी ईएमआई पे करता है तो वो सिर्फ उसी केस में ईएमआई पे नहीं कर पाता जब भी उसके पास सही में कोई कमाई का सोर्स नहीं है, ठीक है, कमाई का सोर्स नहीं है, पैसे ही नहीं आ रहे तो कहाँ से पे करेगा, ठीक है। लेकिन ये विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ अलग होता है, इन लोगों के पास पैसे भी होते हैं लेकिन ये लोग खुद ही मतलब अपने तरफ से ही पैसा नहीं पटाना चाहते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती लेकिन ये लोग बैंक्स को पैसा रीपे करना नहीं चाहते और इन्हीं को ना विलफुल डिफॉल्टर्स बोला जाता है। तो देखिए विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर के एक चीज़ और है कि ये ना थोड़ा ऐसा फ्रॉड टाइप का भी चीज़ करते हैं। सपोज मान लो कि जो कॉर्पोरेट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे कि ना बैंक से एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पैसा ले लेंगे। सपोज बोलेंगे हमको बिजनेस एक्सपेंशन करना है, एक नया यूनिट सेटअप करना है, उसके लिए आप हमको लोन दे दो। बैंक क्योंकि भाई बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उन लोगों को पैसा दे देती है। अब पैसा तो ये लोग ले लेते हैं बैंक से लेकिन ये लोग अपने बिजनेस में नहीं लगाते, फिर उसको इधर उधर दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो और फिर यूटिलाइज करने के बाद जब बैंक को वापस रिपेमेंट की बारी आती है तो फिर ये लोग जानबूझ करके पैसा होने के बावजूद भी पैसा रीपे नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है और यही सारी चीज़ जो है ना फ्रॉड के अंदर में आती है। कभी कभार क्या होता है कि मिसरिप्रेजेंट करते हो, फॉल्सीफाई रिपोर्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। सपोज कि बैंक से, मैं एक विलफुल डिफॉल्टर हूँ, मैंने क्या किया कि बैंक से लोन ले लिया हुआ है। सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, ऐसा बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मैंने कहा कि मुझे अपने बिजनेस में लगाने के लिए पर्सनल लोन चाहिए। अब बैंक तुमको पर्सनल लोन दे देता है, लेट्स से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल गया, ठीक है। अब उस पैसे को ना मैं अपने बिजनेस में नहीं लगा रहा हूँ कि मैं बिजनेस को एक्सपांड करूंगा, मैं उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर रहा हूँ और फेक पेपर्स बना के दिखा दी कि हाँ भाई ये 5 लाख रुपए जो आए थे वो बिजनेस में यूज हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो कि बेसिकली ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है। और इसके बेसिस पे क्या होता है, भाई बैंक से लोन लिया हुआ है और मैं विलफुली, मेरे पास पैसे होंगे लेकिन स्टिल मैं पे नहीं करूंगा, आप उनको कहते हो विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन विलफुल डिफॉल्टर की। तो बेसिकली आरबीआई ने बोल दिया है कि जो इस तरीके के विलफुल डिफॉल्टर होंगे ना तो उन लोगों के साथ आप क्या करोगे, अंडरटेक करोगे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ एंड रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट कैटेगराइज एज विलफुल डिफॉल्टर्स या फ्रॉड। यानी कि जो भी ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स होंगे ना, मतलब कॉर्पोरेट जो बदमाशी करेंगे कि भाई हमारे पास पैसा होने के बावजूद हम नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा अगर जो लोग बदमाशी करेंगे तो आप उनके साथ क्या कर सकते हो कि उनके साथ बैठ करके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये होता है, सपोज मैंने मान लो मैं एक विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आने वाला आदमी हूँ, मैंने क्या किया, बैंक से मैंने 1 करोड़ रुपए लिया हुआ है, लेकिन अब जब रिपेमेंट की बारी आई बैंक मेरे पीछे पड़ा कि भाई जो 1 करोड़ रुपए लिया था वो वापस भी तो करो। तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मैं आपको 80 लाख रुपए दे देता हूँ और मेरा अकाउंट बंद करो, लोन अकाउंट जो है बंद करो। यानी कि यहाँ पे 20 लाख रुपया जो है वो तो डिफ़ॉल्ट में चला गया, ऐसे ही खाली फोकट का, मतलब फ्री फंड में सामने वाले को मिल गया जो विलफुल डिफॉल्टर है। तो यहाँ पे आती है दिक्कत, गड़बड़ी। तो ऐसे मतलब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट का तरीका है ना, बेसिकली आरबीआई यही करने के लिए अभी बैंक्स को बोल रहा है और इसी के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोला गया है कि आप ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या सेटलमेंट कर लो रादर देन एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह फाइल करने के। यानी कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो फाइल करोगे वो तो ठीक है, वो अलग है, लेकिन आप उसके पहले एक काम कर लो कि ना सेटलमेंट कर लो और उनका लोन राइट ऑफ कर दो, बुक्स में से हटा दो, थोड़ा मोड़ा जो भी पैसा आता है रिकवरी होती है वो करके, जिससे होगा क्या कि आपको ज़बरदस्ती वो क्रिमिनल केसेस के चक्कर में और कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सब चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा जो है 8 जून को जो सर्कुलर आया उसके अंदर आरबीआई ने बोला है। तो और इसके अलावा देखो, इतना तो बोला ही कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या सेटलमेंट कर लो, इसके अलावा एक चीज़ और बोला हुआ है कि भैया जो बैंक्स है ना वो एक मिनिमम कूलिंग पीरियड फिक्स कर लें विच शुड बी एटलीस्ट 12 मंथ्स का। यानी कि अगर मैं कोई विलफुल डिफॉल्टर हूं तो आप क्या करो कि भाई आप मेरे साथ एक तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 1 करोड़ रुपए मैंने बैंक से लिया, फिर बाद में सेटलमेंट के टाइम पे मैंने उनको सिर्फ 80 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए यहाँ पे तो गायब हो गए, ठीक है। तो बोला गया कि ऐसे जो विलफुल डिफॉल्टर है एक बार उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, उसके बाद 1 साल तक उनको कोई लोन मत दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही 12 महीने निकल गए, 1 साल हो गया, उसके बाद फिर आप उनको लोन दे सकते हो। यानी 1 साल का बस गैप आएगा, उसके बाद से फिर से ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स को आप पैसे दे सकते हो, वो लोग फ्रेश लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं आफ्टर 12 मंथ, यानी 1 साल के बाद ही। तो ये आरबीआई का बोलना था। अभी मैं आपको एक ना चौंकाने वाले फिगर्स बताने वाला हूँ। तो देखिए इंडिया में ना करेंटली 15,778 विलफुल डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ, ये देख रहे हैं आप,
40,570 करोड़ रुपए के जो हैं वो डिफॉल्टिंग अकाउंट्स हैं दिसंबर 2022 तक। मतलब ये आंकड़े जो है ना 2022 तक के हैं। इसके अलावा इसके पहले जो है ना वो 14,206 अकाउंट्स हुआ करते थे, जिसका टोटल अमाउंट था 2,85,883। ठीक है, तो 2,85,583 करोड़ था ड्यूरिंग दिसंबर 2021 और 12,911 अकाउंट्स हुआ करते थे, यानी 2,45,888 करोड़ दिसंबर 2020 में। तो आप देख रहे हो कि ये अमाउंट जो है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। और करंटली एज इन कि दिसंबर 2022 तक काफ़ी मोटी रकम ऐसी है जो विलफुल डिफ़ॉल्ट वाले अकाउंट में है। तो बेसिकली इसी अमाउंट की रिकवरी के लिए ना आरबीआई ने एक सर्कुलर लेके आया जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका सेटलमेंट कर लो। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल विजय माल्या और नीरव मोदी, ये लोग सब भी इसी टाइप के डिफ़ॉल्ट में अरेस्ट तो क्या उसी सब में इन्वॉल्व है। जैसे विजय माल्या ने सपोज 10 करोड़ का बैंक से या 10,000 करोड़ का बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के भी ना लगभग आई गेस ये देखो 10,000 करोड़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जस्ट ऐसे ही आप एग्जांपल के लिए फिगर ले लो, इससे ज़्यादा ही फिगर है जो उसने लोन लिया हुआ है। पर जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि 10,000 करोड़ में से मान लो कि 5-7,000 करोड़ ही आया है, बाकी का तो जो अमाउंट है वो तो डिफ़ॉल्ट में चला गया, मतलब वो उसकी तो रिकवरी नहीं हो रही है। तो बेसिकली आरबीआई कह रहा है कि ये सारे पचड़े में पड़ने से अच्छा है कि हम एक काम करें कि उनके साथ ना आप सेटलमेंट कर लो, उनके लोन्स को राइट ऑफ कर दो और 1 साल का टाइम दो उनको। उस समय उनको कोई लोन नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद फिर आप उनको लोन वगैरह इशू करना स्टार्ट कर दो। अब ये लोन वाला जो विलफुल डिफ़ॉल्ट की हम बात कर रहे थे ना, इसमें सबसे तो लीडिंग है अपना एसबीआई। ठीक है, एसबीआई के पास 1,883 विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट है जो अकेले अमाउंट करते हैं 79,296 करोड़। उसके बाद नंबर आता है पंजाब नेशनल बैंक का, इसके पास जो विलफुल डिफ़ॉल्ट वाले हैं वो 38,360 करोड़ है। फिर आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास लगभग 35,000 करोड़ के जो विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट है। फिर आता है आईडीबीआई बैंक 23,000 करोड़। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आता है अगेन 24,000 करोड़ आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट जानने वाली वो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ ये विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट है ना, लगभग 85% ऑफ द विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है। सिर्फ 85% ऑफ द विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स जो है ना वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में दिखते हैं। ठीक है, और ये बहुत गंभीर विषय है। सोचने वाली बात ये होती है कि यार इतना सारा डिफ़ॉल्ट है, देख रहे हो टोटल अमाउंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर विलफुल डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी के अंदर है दैट इज़ 2,92,666। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ये हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई का सर्कुलर क्या कहता है, लेकिन इसको रिगार्डिंग जो है ना वो प्रोटेस्ट कैसे है और क्यों ये डेट्रीमेंटल है, यानी ये क्यों नेगेटिव स्टेप है आरबीआई की तरफ से। ठीक है, तो देखो आरबीआई का जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ जो है इज कंसिडर्ड एज डेट्रीमेंटल स्टेप। और ये क्यों कंसिडर किया जा रहा है, इसकी वजह से इंटेग्रिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम को अंडरमाइन किया जाएगा और जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स है ना उनके खिलाफ ये बहुत ही एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छा मूव नहीं है ये। क्योंकि आप खुद इमेजिन करके देखो कि अगर मैं विलफुल डिफ़ॉल्टर जो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, एक आदमी वो मतलब एक मिडिल क्लास आदमी है, वो बेचारा जैसे तैसे कमाई करके अपने लोन्स को रीपे कर सके उसके लिए कमाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है, जो जिसके पास पैसे हैं भी लेकिन फिर भी वो अपने लोन्स को रीपे नहीं कर रहा है। ठीक है, और एट दी एंड अगर आप पूरा एक समअप करके देखो तो वो पैसे किसके हैं जो बैंक लोन की तरह बांटता है, वो बेसिकली हम कॉमन मैन के ही पैसे होते हैं जो बैंक जो है वो लोन की तरह बड़े लोगों को बांट देता है, मतलब बड़े बिजनेस को बांट देता है या इन विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को बांट देता है। कहीं ना कहीं जो एट प्रेजुडिस है वो हमारा ही पैसा है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि इससे बैंकिंग सिस्टम की इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा इसमें लोगों के मन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने लोन्स पे कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक है विलफुल डिफ़ॉल्टर, वो बोला छोड़ना यार जान दे, अब बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। जिसने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, मान लो कि वो 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए बस दे रहा है, 20 लाख रुपए और दे ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं यार ये तो
मतलब इसमें मैं ही बेवकूफ़ कहलाऊंगा कि मैं इतना मेहनत करके, अगर मैं कॉमन आदमी हूं तो मैं मेहनत करके जो पूरा लोन रीपे करा तो मैं तो पागल ही कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ विलफुल डिफॉल्टर है जो कि पैसा लोन के तौर पे लेता है बैंक से लेकिन पूरा रिपेमेंट नहीं करता, उसको बोलता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो आरबीआई और जान दो। और वहीं पे दूसरी तरफ मैं हूं कि मेरे सर के ऊपर ये तलवार लटक रही है कि अगर मैं ईएमआई पे नहीं करता हूं तो कल को बैंक मेरे खिलाफ एक्शन ले लेगा, कल मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह फाइल हो जाएगी। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर लोग के साथ तो ऐसा है ही नहीं, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेप की तरह देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर के ना प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, और जैसे मैंने बताया प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट जो है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि वी फर्मली बिलीव द अलाउिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट फॉर अकाउंट्स क्लासिफाइड एज फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट इज एन एफरेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जैसे मैंने आपको बात करी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो एसोसिएशन है ये वही बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से विलफुल डिफॉल्टर के साथ बैठ करके बात करने लगे, उनके लोन्स को कॉम्प्रोमाइज करने लगे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता बैंकिंग सिस्टम का। जो आप जस्टिस की बात करते हो तो भाई कॉमन मैन के साथ तो ये जस्टिस हुआ ही नहीं ना, उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई। वो बेचारा मेहनत करके कमा रहा है ताकि वो अपने बैंक के लोन को पूरा रीपे कर सके, और वहीं पे दूसरी तरफ विलफुल डिफॉल्टर है जिसके पास पैसा है, जो पे कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि एट लास्ट तो यार कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना। अगर मान लो 10 लाख रुपए, सॉरी 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, ठीक है, अपने पास क्या 70-80 लाख रुपए दे देंगे, अपना सेटलमेंट हो जाएगा, पूरा 1 करोड़ रुपए क्यों देना, यही बात होती है। तो यही चीज़ को लेकर के ना यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं और चल रहे हैं। तो देखिए, इसके अलावा ये जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने बोला है कि अलाउिंग कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एफरंट टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई को और बैंक्स को देखा जाता है कि भाई हमारे पैसों के कस्टोडियंस हैं, उनके पास हमारे पैसे सेफ रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक सिंपल सी बात आप इमेजिन करिए कि मैं अपने पैसे जो बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, हम ही लोगों से बैंक डिपॉजिट लेकर के लोगों को लोन बांटता है बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मुझे पता है कि मैं अगर आरबीआई को पैसा दे रहा हूं तो वो उसको लोन की तरह बांटेगा, ठीक है, लेकिन लोन में से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वापस आएगा ही नहीं, तो मेरे डिपॉजिट भी तो कम हो गए कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक थोड़ा एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है, समझना पड़ेगा। अब सपोज कि बैंक के पास लोगों के पैसे, सपोज कि स्टेट बैंक के पास, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी फिगर, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक के पास 100 करोड़ रुपए लोगों के एज ए डिपॉजिट्स जमा है। कितने जमा है? 100 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पे ना ऐसा अपने 100 करोड़ रुपए लेट्स सपोज एसबीआई के पास जमा है एज लोगों के डिपॉजिट कराए हुए पैसे। अब एसबीआई क्या करता है, इन 100 करोड़ रुपए को ना एज लोन मार्केट में बांट देता है, ठीक है। एज लोन जो है वो मार्केट में इन्होंने 100 करोड़ रुपए बांट दिया। अब ये लोगों के पास जब लोन चला गया तो उसमें से सपोज 100 में से 80 करोड़ रुपए जो हैं वो विलफुल डिफॉल्टर्स के पास चले गए। मतलब 80 करोड़ के तो ना आपके विलफुल डिफॉल्टर्स, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या कि 80 करोड़ रुपए लगभग जो हैं वो अब उसमें उम्मीद ऐसी दिख रही कि 80 में से मान लो विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ सेटलमेंट में ना सिर्फ 60 करोड़ ही रिकवर हो पाए, ठीक है। 100 करोड़ का टोटल डिपॉजिट था एसबीआई के पास जिसको लोन की तरह उन्होंने बांट दिया, जिसमें से 80 करोड़ जो है वो विलफुल डिफॉल्ट के केस पे चले गए, जिसमें रिकवरी हुई सिर्फ 60 की। 80 करोड़ में से सिर्फ 60 करोड़ की रिकवरी हुई और जो 20 लाख अब यहाँ पे थे वो तो गए, वो तो आने नहीं वाले, ठीक है। तो जो पब्लिक यहाँ पे 100 करोड़ रुपए जमा करवाई थी उसमें से तो 20 लाख सीधा सीधा कम हो गए। अब सीधे सीधे कम हो गए, अब एसबीआई 20 लाख वो रुपए कहाँ से लेकर के आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहूँगा एज अ कस्टमर ऑफ द बैंक कि यार मैं बैंक में पैसे जमा कराऊँ कि नहीं, क्योंकि कल को जाकर के अगर वो विलफुल डिफॉल्ट के केस में सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की बात आ जाती है तो क्या पता मेरे पैसे जो उन लोगों ने लोन के तौर पर बांट दिए वो वापस रिकवर हों, वापस मेरे पास आए या ना आए, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक इशू है और इससे क्या होगा कि लोगों का जो बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शेक होगा, बहुत ज़्यादा हिल जाएगा। और उसी के बारे में इन एसोसिएशन ने बोला है कि इसी बात का डर है कि
इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम से, यानी लोगों का जो भरोसा है वो बैंकिंग सिस्टम से हट जाएगा, मिट जाएगा, चला जाएगा अगर ये वाला मूव होता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो ये बोल रहा है कि आरबीआई इज मूव टू सेंड अ रॉन्ग मैसेज टू दोज हु ऑनर देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सिंपल सी बात है कि भाई ये उन लोगों के लिए एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है जो बेचारे मर पच के अपना ईएमआई तो चुकाते हैं, ठीक है। वरना मैं भी क्या करूँ, अगर मान लो कि मैं कॉमन मैन, मैंने लोन लिया बैंक से, तो यार मैं आई विल मेक श्योर कि मैं कैसे भी करके एटलीस्ट वो उसकी ईएमआई पटा रहा हूँ, ताकि मेरे सर के ऊपर कल को क्रिमिनल केस की तलवार ना लटके कि बैंक मेरे पीछे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक विलफुल डिफॉल्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है मेरे पास पैसे हैं, नहीं दूंगा मैं, तुम आज 1 करोड़ रुपए लोन लिया था ना, ठीक है मैं तुमको 60 लाख रुपए दे देता हूँ, खत्म कर दो मेरा लोन। तो और बाकी के जो 40 लाख रुपए बचे, अब उसको कौन निकाल के लेके आएगा, ठीक है। तो वो तो डेफिशिएंट हो गया ना, मतलब ऐसे तो कोई भी करने लग जाएगा। तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, एकदम रॉन्ग मैसेज उनके पास जाता है जो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उनके खिलाफ अगर ना एक्शन नहीं लिया गया ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। ये चीज़ भी एसोसिएशन वालों ने बोली है अपने प्रोटेस्ट के द्वारा। अब यहाँ तक तो सारी ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई क्या मैटर था, उसके खिलाफ प्रोटेस्टर्स ने क्या बोला है। अब बात करते हैं कि क्या शुरू से आरबीआई ऐसा ही स्टैंस रखा हुआ है क्या कि विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ में इतना ही पोलाइटली, मैं पोलाइटली ही बोलूँगा कि इतना पोलाइट तरीके से पेश आना है कि हाँ भाई जस्ट तुम आओ कॉम्प्रोमाइज़ करो, उसके बाद साल भर बस वेट करो, उसके बाद हम आपको लोन दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आरबीआई का मूव मतलब उसकी मंशा, उनकी पॉलिसी हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि आप देखो जून 7, 2019 में ना एक प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क एंड रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट का एक सर्कुलर जारी हुआ था आरबीआई की तरफ से, जहां पर इन्होंने बात किया था कि जो लोगों ने कमिट किया ना, फ्रॉड कमिट किया है, मैलफिसेंस कमिट किया है और विलफुल डिफॉल्ट कमिट किया है, वो लोग इनएलिजिबल रहेंगे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। यानी कि जितने भी आपके विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, वो लोग अगर अपना टाइम पे पैसा नहीं रीपे करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है ना आप क्रिमिनल केसेस ही करोगे, और उनको ना आप कोई रीस्ट्रक्चरिंग का मौका ही नहीं दोगे, ठीक है। उनको ऐसे बदमाशों के साथ आप कोई रीस्ट्रक्चरिंग, कॉम्प्रोमाइज का तुम उनको मौका ही मत दो, उनको पूरा पैसा पटाने दो। क्यों? क्योंकि वो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जानबूझ के पैसा नहीं पटा रहे, इवन इफ उनके पास है तब भी, ठीक है। तो ये चीज़ आरबीआई ने बोली थी, मतलब ये एक बहुत बड़ा शॉक है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि आरबीआई ने बोला था कि भाई जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, फ्रॉडस्टर है, उनको तो कोई मौका ही मत दो रिस्ट्रक्चरिंग करने का, लेकिन अब आप रिस्ट्रक्चरिंग पे उतर आए हो। तो ये कहीं ना कहीं, जैसा अश्नीर ग्रोवर कहते हैं, कुछ नहीं भाई दोगलापन है ये, ठीक है। वैसे ही टाइप कुछ हमको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब इसके अलावा और बैंकर्स ने ये बताया है कि अगर ये वाली जो पॉलिसी है ना, इसको मतलब ये 2023 वाली जो पॉलिसी है, कहीं ना कहीं वो रीस्ट्रक्चरिंग वाले इसका ना मिसयूज़ करेंगे बैंक्स भी, और कॉर्पोरेट ना अपने एवरग्रीनिंग हमेशा इसको बना करके रखेगी। यानी होगा ये इसमें कि देखो हर एक बैंक को बताना होता है कितने एनपीएस हैं, लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप सेटलमेंट कर लोगे, कहीं ना कहीं आपके एनपीएस तो शो करेंगे इन्हें ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके एनपी यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिन लोन से आप पैसा रिकवर नहीं कर पाए वो तो शो ही नहीं हो पाएंगे। शो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर ले रहे हो, ठीक है। एक तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिससे होगा क्या कि जितने बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा यही करेंगे और हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उनको तो मौका दे रहे हो ना, ठीक है। आप उनके सेटलमेंट करने का, रीस्ट्रक्चरिंग का मौका दे रहे हो, तो इससे होगा ये कि बैंक्स के एनपीए जो है वो कम दिखेंगे, तो बैंक्स भी चलो ठीक है भाई रिस्ट्रक्चरिंग कर लो। तो ये एक बहुत मेजर इशू है कि यार तुम सिर्फ एनपीए कम दिखाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग कर लोगे, लेकिन जो पैसे हैं वो आपके पास फिर भी नहीं आ रहे। और कॉर्पोरेट्स के लिए क्या इसमें ईजी पड़ता है, एक तो भाई उनके पैसे बच जाते हैं कि उनको फुल रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही अमाउंट वो रीपेमेंट करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग करके, और एवरग्रीनिंग यानी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो चीज़ चलती रहेगी, दिखती रहेगी, हाँ भाई हमने कर दिया था, पुराना लोन सेटलमेंट कर दिया था, अब नेक्स्ट की बारी। तो ये सारी चीज़ चलती रहेगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब 2014 में नई सरकार बनी थी ना, उसके पहले ये देखिए सन 2000 और 2014 तक जो है ना बहुत बुरा हाल था हमारे बैंकों का, ठीक है। तब बात करी गई थी कि यार कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वापस जो एनपी है आप उनको कन्वर्ट कर सको कि वो वहाँ से लोन की रिकवरी हो जाए। लेकिन
उसके लिए देखो 2015 में सर्कुलर ला करके बिल्कुल बात करी गई थी कि विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ कोई बात नहीं होगी, उनको अपना पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये जो नया सर्कुलर लेके आए 2023 में, उसके हिसाब से तो यार विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ आप बैठ करके कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो उसी मूव को लेकर के ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपोज किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये पूरा आरबीआई वाला जो मैटर है ना वो समझ में ज़रूर आया होगा। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम प्रमोशंस की बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे बिल्कुल जाइए और हमारे पास ना आप जिस भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है ना वो आपको अनअकैडमी पे दिखेंगे, मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी जो है जुडिशरी की उसको और बेहतर कर देंगे। इसके अलावा जुडिशरी नाउ और नेवर ऑफ़र यहाँ पर लॉन्च किया गया है। 20 तारीख से लेकर 23 जून तक ये ऑफ़र वैलिड रहने वाला है। आप 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करिए और आपको एडिशनल 6 महीने का यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन और मिल जाएगा फॉर द प्राइस ऑफ ओनली 75,699। और अगर आप 18 महीने का यहाँ पर लेते हैं कोर्स तो उसके साथ भी आपको 6 महीने का एडिशनल मिलेगा फॉर अ प्राइस ऑफ ओनली 92,499। तो ये ऑफ़र है, आप बिल्कुल इसको अवेल करवा सकते हैं क्योंकि 23 तक ही ये ऑफ़र है। इसके अलावा अनिल खन्ना सर की कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। 14 महीने ये बैचेस चलने वाली है। आप स्टिल जा करके इसको एनरोल कर सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आप यहाँ पर इन ऑफ़र्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें ना तो इस ऑफ़र को EMI के थ्रू भी अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रारब्ध छत्तीसगढ़ जुडिशरी और MP जुडिशरी के लिए ना प्रीलिम्स और मेन के लिए दोनों के लिए बैचेस जो है 15 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। 6 महीने ये बैचेस चलने वाली है। आप अभी जा करके इसको एनरोल करवा सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और यहाँ पर आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 जो है वो स्टार्ट हो गई है। 18 महीने चलने वाली ये बैच है। 22 जून से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आप इसको अवेल कर सकते हैं कोड यूज़ करके WISH10। और WISH10 कोड यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसके अलावा जो है उत्तराखंड जुडिशरी की मेन लिंकिंग बैच जो है वो भी स्टार्ट हुई है। QR कोड दिया हुआ है, आप बिल्कुल इसको स्कैन करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे यहाँ पे आपको ये ऑफ़र देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप कोड यूज़ करिए WISH10 और आपको यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आइकॉनिक लिंकिंग रेगुलर बैचेस जो हैं वो 26 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। 12 महीने बैच चलेगी। कोड यूज़ करिए WISH10 और इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा महाराष्ट्र की जो जुडिशरी रिवीजन रैपिड रिवीजन बैच है वो स्टार्ट हो गई है। 14,000 का ओनली प्राइस है। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आप यहाँ पर जो है ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बुक्स जो हैं अनअकैडमी की जो बुक्स है लीगल प्रिपरेशन के लिए वो आने वाली है। बहुत ही जल्द हमारे सारे सब्सक्राइबर्स तक वो पहुँच जाएगी। इसके अलावा देखिए, ये हमारे USPs हैं अनअकैडमी के अंदर में 35 लॉज इन डेप्थ प्रिपरेशन, टॉपिक वाइज मेन प्रिपरेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज, लैंग्वेज क्लासेस। इसके अलावा मेन मॉक टेस्ट विथ इवैल्यूएशन और इंटरव्यू में भी आपको गाइडेंस मिल जाता है। ये हमारी 6 USP है अनअकैडमी के अंदर में। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। आइकॉनिक कोर्सेज आप देखेंगे आपको प्लेथोरा ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। QR कोड को स्कैन करिए और अभी जाकर के अपना आइकॉनिक कोर्स जो है वो उसको ज़रूर अवेल करिएगा। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।